हेलो दोस्तों। आज हम लोग यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती जो होने वाली है 2025 की, जिसका एप्लीकेशन हो सकता है कि मई के यानी कि इसी सप्ताह से स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो उसके हिसाब से हम अपना डेली का एक टारगेट फिक्स करेंगे, जिसमें हम कम से कम 30 से हम जीएस का कवर करेंगे, जिसमें आपको स्टैटिक जी के संविधान के कुछ क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट। तो यूपी पुलिस में जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं, जैसे घुड़सवार का है, जेलवार्डर का है, पीएससी का है, ठीक है, तो इन सभी के लिए एकदम बेस्ट क्लास होने वाली है। तो आज का ये हमारा पहला क्लास होने वाला है। ठीक है। तो हम अपने क्लास को अब शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं जीके जीएस का ये सीरीज। ठीक है। तो आज का ये हमारा पहला क्लास होने वाला है। ठीक है। तो जुड़ जाइए कि अपना क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से आप पहले आपको एक चीज़ बता दें कि इसमें आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है, मतलब ज़्यादा ये झाम ताम नहीं पढ़ना है कि क्या है, कौन सा ऑप्शन है, ये फलाना ढिमकाना कुछ नहीं। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, उसके बाद आंसर। जितना भी आपको जैसे कि हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है, समझिए कि वो आंसर है। ठीक है। बाकी क्वेश्चन है, आप इतना तो मतलब बुद्धिमान होंगे ही कि वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है कि परमाणु भौतिकी का जनक कौन है। ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा कि कौन है, तो वो क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? इंजीनियर रदरफोर्ड। ठीक है, ई रदरफोर्ड। ये परमाणु भौतिकी का क्या है? जनक है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वह संस्थान जो राष्ट्रीय रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। राजमार्गों के रख रखाव के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो नेशनल हाईवे होता है उसी का एक अथॉरिटी होता है। ठीक, वो इसका रख रखाव करता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, जो तीसरा नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की गति। ठीक है। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 343 मीटर प्रति सेकेंड। इससे मतलब ये होगा कि हम कम समय में और ज़्यादा क्वेश्चन को देख सकेंगे। ठीक है। ज़्यादा फालतू टाइम हमारा नहीं जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है चौथा नंबर का, केंद्र की सरकार की प्रसाद योजना। ठीक है। पूछा है कि केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना है वो किससे संबंधित है? तो वो है तीर्थ स्थलों के विकास से। ठीक है। जितने भी तीर्थ स्थल यानी कि जहाँ घूमने उमने जाने का जो धार्मिक स्थल है, उनके विकास को लेकर के इसका एक योजना बनाया गया था, जो प्रसाद योजना कहलाता है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है पाँचवें नंबर का। ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी, ठीक, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक, तो वो क्या है? वो बंगाल से स्टार्ट हुआ था। ठीक। जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम विश्व क्रांतिकारी तो बंगाल से स्टार्ट हुआ था। और ये बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ठीक है। तो यहाँ से हमारा दो क्वेश्चन तैयार होता है कि पहला क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था ब्रिटिश का? तो बंगाल से। और दूसरा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां नंबर का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वी आर का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि वी और आर का फुल फॉर्म इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में पूछा जा रहा है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल रियलिटी। ठीक, वर्चुअल रियलिटी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वी आर का फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सातवें नंबर का। सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष, ठीक है, यानी कि वो समझिए जो ये हाईलाइट किया गया ना, यही आंसर है। तो वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने कहाँ पे? गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। यानी गुजरात का जो खेड़ा जिला है, ठीक है, वहीं पे महात्मा गांधी ने क्या किया था? एक आंदोलन की शुरुआत की थी जो किसानों के हित के लिए था। ठीक। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा 8वें नंबर से। ठीक, 8वें नंबर से हमारा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो 8वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 29 मार्च 1857 को कहाँ पे? बैरकपुर में। ठीक है, बैरकपुर में अपने अफसरों के पर हमला करने के
आरोप में, किसको? तो मंगल पांडे को, ठीक है, मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था। यानी 1857 की क्रांति एक हुई थी जो आज भी बहुत फेमस है, और ये भारत की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है, जो गाय और सुअर के चर्बी को लेकर के विरोध किया गया था मंगल पांडे के द्वारा, और ये अपने ही अफसरों पर क्या किए थे? गोली मतलब फायरिंग कर दिए थे। इसके आरोप में इनको फांसी पर लटका दिया गया था। ये अंग्रेजी सेना में कार्यरत थे, ठीक है, एक अच्छे पोस्ट पे। 9वां क्वेश्चन हमारा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कन्नौज पर लंबे समय तक, ठीक है, ये गलत है, मतलब इतना तो गलत है, लंबे समय तक त्रिपंथी संघर्ष किसके द्वारा किया गया था? तो ये हुआ था पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के बीच में हुआ था, और ये कितने वर्षों तक चला था? तो लगभग 200 वर्षों तक, ठीक है। तो क्या पूछे? कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपंथी संघर्ष कौन कौन किया था? तो पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के बीच हुआ था, और ये लगभग 200 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न हमारा है, 10वें नंबर का, ठीक है। ये कान्यकुब्ज, ठीक है, किसका प्राचीन नाम है? तो कान्यकुब्ज जो किसका प्राचीन नाम है? तो ये कन्नौज का प्राचीन नाम है, ठीक है, कन्नौज का प्राचीन नाम हुआ करता था कान्यकुब्ज, ठीक। अगला प्रश्न 11 नंबर का, 11 नंबर का प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी का कथन है कि, यही पूछता है कि ये कथन किसका है, ठीक है। तो वो हम हाईलाइट कर दिए हैं। महात्मा गांधी का कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय एक विशिष्ट घटना है जिसे हम वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया था, ठीक है। यानी कि इनका एक कथन है कि जो विशिष्ट घटना है वकील, डॉक्टर और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर का है, उसको हम ऊपर कर ले रहे हैं हम। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर का है। तो 12 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ये क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है, ये क्या है? एक उपन्यास है। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास ये किसके द्वारा दिया गया था, लिखा गया था? तो एडमिरल सुनील कुमार ने, ठीक है, लिखा था। यही पूछेगा ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसका उपन्यास है? तो एडमिरल सुनील कुमार का है। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर एडमिरल सुनील कुमार द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर का। तो 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में जो नदी का प्रवाह है, ठीक है, वो कितने प्रकार से है? तो वो 2 प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की प्रणालियाँ। कौन कौन सी? तो एक हिमालय नदी और एक प्रायद्वीपीय नदी। ये जैसे कि प्रवाह यानी कि किस किस प्रकार से ये हमारी नदियाँ बहती हैं, तो 2 प्रकार से हमारी नदियाँ बहती हैं, एक हिमालयी नदी और एक प्रायद्वीपीय नदी, ठीक। तो अब कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, और कौन कौन सी हमारी हिमालयी नदी है और कौन कौन सी हमारी प्रायद्वीपीय नदी है उसके बारे में, ठीक। तो उसके बारे में यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हिमालय नदी का जो है कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो वो सिंधु नदी है, ठीक है, और एक गंगा नदी है और एक ब्रह्मपुत्र नदी है, जो क्या है? हिमालयी नदी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, ऑप्शन दे देगा चाहे, और पूछ लेगा कि हिमालय नदी कौन सी है, तो उसमें आपको सिंधु नदी दिखाई देगा तो वो होगा, गंगा नदी दिखाई देगा तो वो होगा, ब्रह्मपुत्र नदी, तो वो आपका आंसर सही होगा। फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ में कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? तो गोदावरी नदी आएगी, कृष्णा नदी आएगी, कावेरी नदी आएगी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महान नदी और दामोदर नदी, ठीक है। इतनी क्या है? नदियां हैं, जो क्या है? कौन सी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय नदी हैं। अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर का, ठीक है। 14 नंबर का हमारा प्रश्न कह रहा है बाहरी हिमालय को किसके रूप में जाना जाता है? तो जो बाहरी हिमालय होते हैं वो हमारे शिवालिक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 15 नंबर का, ठीक है। 15 नंबर का हमारा जो प्रश्न है इसको हम देखने से पहले ऊपर कर लेते हैं। 15 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था किसके? कारपोरेट गवर्नर, यानी कि कारपोरेट गवर्नर क्षेत्र की जांच के लिए कुमार मंगल बिड़ला समिति का गठन किया था। कब किया गया था? तो यही हमारा आंसर है कि सेबी के द्वारा किया गया था और 1999 में किया गया था। और ये किस क्षेत्र में आता है? कारपोरेट गवर्नेंस क्षेत्र में आता है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अगला क्वेश्चन है जो 16 नंबर का है,
ये कह रहा है कि पृथ्वी राज तृतीय, ठीक है। ये कहाँ का मतलब किसका शासक था और इसका कितना कार्यकाल था? तो पृथ्वीराज तृतीय का जो 1168 से लेकर के 1192 तक था, और ये चाहमान का प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। कहाँ का? चाहमान का प्रसिद्ध शासक था। 1168 से लेकर के 1192 तक ये शासन किया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि 17 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है? तो भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है वो है चौथा का, यानी कि क्या कह सकते हैं या ए कह सकते हैं, चौथा का ए, ठीक। और एक चीज़ इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा कि जब मौलिक कर्तव्यों को लाया गया था तो उसमें हमारे सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं इंग्लिश में, या फिर हम हिंदी में मूल कर्तव्य भी कह सकते हैं। और लेकिन वर्तमान में इनका जो संख्या हो गया है वो 11 हो गया है, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो 86वें संविधान संशोधन 1986 में 2002 में जोड़ा गया है, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन, हम एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था और 2002 में हुआ था, और ये किसके लिए होगा था? तो शिक्षा के अधिकार के लिए हुआ था, ठीक है, शिक्षा का उल्लेख, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ ख़त्म हो जा रहा है हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर से यहाँ से स्टार्ट होता है। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि, हम एक बार बढ़िया से हाईलाइट कर देते हैं, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राज्यों में जो मतलब लोक सेवा आयोग की जो क्या करता है, नियुक्ति करता है, वो कौन होता है? तो वो होते हैं राज्यपाल। राज्य में करेंगे तो राज्यपाल करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है 19 नंबर का, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की कौन? ये है रुद्रमा देवी। रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया, वो का मतलब किस शताब्दी में आई थी? तो वो 13वीं शताब्दी में आई थी, ठीक है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की, ठीक। अगला प्रश्न, इसको देखने से पहले थोड़ा सा और जूम कर ले रहे हैं, अब बढ़िया से किया जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ये वाला हमारा प्रश्न ख़त्म हो गया है। 20 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम, यानी जो भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है वो क्या है? तो उसका नाम है राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान, ठीक। यहाँ से एक क्वेश्चन, अब अगला जो 21 नंबर का है वो कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है? यहाँ पे आप जो हाईलाइट है वही हमारा आंसर है। तो कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ्रंट कलर से हम चुने गए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसमें हम जो कोई भी हम वर्ड चुनते हैं उसका फ्रंट कलर हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं इसके अनुसार, ठीक है। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 19वीं सदी में डैश, यानी कि ये मुमताज़ अली कुरान शरीफ की आयत का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया, ठीक है। कौन थी 19वीं सदी में? तो मुमताज़ अली, ठीक। ये मतलब वो मुस्लिम के लिए शिक्षा का उद्देश्य था, इनका शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है 23 नंबर का, ठीक है। जो भारतीय संसद होता है, ठीक, भारतीय संसद, उसमें पूछता है कि उसमें जो शून्यकाल होता है वो कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है और कितने समय के लिए होता है? तो दोपहर में शुरू होता है। कब शुरू होता है? तो 12 बजे शुरू होता है। और कितने समय के लिए होता है? तो 1 घंटे के लिए होता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम शून्यकाल के नाम से जानते हैं, और ये हमारे भारतीय संसद का एक समय होता है, ठीक है। इसको हम शून्यकाल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने समय के लिए होता है? तो वो होता है 1 घंटे के लिए। किस नाम से जाना जाता है? तो शून्यकाल के। और कब शुरू होता है? तो दोपहर के 12 बजे से शुरू होता है। और किसका हिस्सा है? तो ये भारतीय संसद का, ठीक। अगला प्रश्न हमारा जो 24 नंबर का प्रश्न है, 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि
49वीं समांतर रेखा, ठीक है, ऐसे कर देते एक बार, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। 49वीं समांतर रेखा, ठीक है, ये कहाँ की है? तो ये है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को क्या करती है? जोड़ती है, इसके मध्य में है, ठीक है। 49वीं समांतर रेखा है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है, ये उनकी सीमा रेखा को तय करती है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा जो 25 नंबर का है, वो 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है? कौन सा पर्वत है? तो यूराल पर्वत। ये क्या करता है? एशिया और यूरोप को डिफाइन करता है यानी अलग करता है, ओके। अगला प्रश्न हमारा ये है 26 नंबर का। यूके के पीएम ने किस डैश यानी किस 101 वर्षीय सिख बुजुर्गों को पॉइंट्स ऑफ ए लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो हैं सिख सैनिक सिंह यानी सिख धट को, ठीक है। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। वो 101 वर्ष के थे बुजुर्ग, जो यूके के पीएम ने उनको सम्मानित किया, उनका नाम क्या है? सिख सैनिक सिंह या सिख धट को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर है। 27 नंबर से अब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो 27 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है हाल ही में कौन? तो माइकल रोशन, ठीक है, माइकल रोशन को पेन पेन प्रिंटर प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। तो ये कौन है? माइकल रोसेन। इनको कौन सा प्राइज़ दिया गया है? तो पेन प्रिंटर प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। 28 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर दिया गया है कि शिक्षा मंत्रालय डैश यानी कि डैश ने प्रदर्शन कोडिंग इंडेक्स 2.0 पर रिपोर्ट जारी किया है। तो वो कौन है? शिक्षा मंत्रालय है जो 2.0 पर क्या किया है? रिपोर्ट जारी किया है। अगला प्रश्न 29 नंबर का हमारा है नेफ्रोलॉजी, ठीक है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी में हम किसका मतलब किसको देखते हैं? तो वो गुर्दे को। और एक चीज़ और जान लीजिए कि गुर्दे को हम एक तो वृक्क यानी कि वृक्क के नाम से जानते हैं और एक किडनी के। तो किडनी का ही हिंदी रूप होता है वृक्क, ठीक है, उसी को हम नेफ्रोलॉजी में देखते हैं, ओके। अगला प्रश्न हमारा है 30 नंबर का, ठीक। 30 नंबर का जो प्रश्न है नेपाल देश की संसद को, ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। जो वहाँ का संसद है नेपाल देश का, ठीक है, उसकी संसद को हम राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं, उसको राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। 31 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग यानी विश्व का जो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है वो कौन है? तो मनाली यानी मनाली में है और लेह है, जो भारत का 5600 मीटर है। कितना है? तो 5600 मीटर है। विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। कहाँ पे स्थित है? तो ये है मनाली लेह में, ठीक है। लेह कहाँ है? भारत में पड़ता है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा देखने से पहले थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। 31 नंबर का हम लोग देख चुके हैं, 32 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 32 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, 32 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट कौन प्रस्तुत करता है? ये प्रस्तुत करता है लोकसभा। लोकसभा को प्रस्तुत करता है, मतलब राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट लोकसभा को प्रस्तुत करता है, ये बात ध्यान रखना है राष्ट्रपति का। अगला 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका जो कार्यकाल रहा कितना से कितना तक रहा? तो कार्यकाल इनका 1946 से लेकर के 1950 तक रहा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था और उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ, ठीक है। हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर का है। 34 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का पहला, ठीक है, डैश को मान लीजिए डैश पार्क का अनावरण कहाँ हुआ? तो नोएडा में किया गया है। वैदिक थीम यानी कि आपसे पढ़ते हैं भारत का जो पहला वैदिक थीम पार्क का अनावरण नोएडा में किया गया है। डायरेक्ट आपको यहीं से क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ अनावरण किया गया है? तो कहाँ? नोएडा में, ठीक। अगला प्रश्न 35 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि कामागाटमारू, ठीक है, कामागाटमारू ये क्या है?
तो ये है कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। ये कब का है? तो 1914 ईस्वी का है। ठीक है, ये कामागाटा मारू। ठीक, ये कहाँ का है? कनाडा। यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, क से स्टार्ट है और ये क से भी कनाडा भी स्टार्ट है। ठीक है, तो ये यात्रा निकाला गया था, वहाँ का एक जलपोत था 1914 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है 36 नंबर का। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न देखने से पहले थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, बढ़िया थोड़ा एक जगह भी मिल जाएगा। तो 36 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि नरौरा, कल्पक्कम, तारापुर ये सभी क्या है? तो ये सभी हैं ऊर्जा संयंत्र। कौन कौन सा? नरौरा, कल्पक्कम, तारापुर। ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा ये है 37 नंबर का। ठीक है, 37 नंबर का क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन को 2023 में, ठीक है, लक्ष्य सेन को 2023 में पुरुष कनाडा ओपन बैडमिंटन खिताब मिला। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि यहाँ से डैश यानी किसको पुरुष कनाडा ओपन बैडमिंटन खिताब 2023 मिला है, तो आप जानते हैं उत्तर, तो किसको बताएंगे? लक्ष्य सेन को पुरुष कनाडा ओपन बैडमिंटन खिताब 2023 मिला है। अब आपको करना क्या है, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। आपको करना क्या है, ये वीडियो 2-4 लोगों को शेयर कर देना है, प्लस आपको लाइक कर बटन दबा देना है। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बता देना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।